नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार। भूकंप से कांपती नेपाल की राजधानी काठमांडू से स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं हाजिर हूं, नीरज गुप्ता। अब तक पिछले 3 दिनों में आपने काठमांडू में तबाही का मंजर देखा, लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे नेपाल के उन अंदरूनी दूर दराज इलाकों में जहां अब तक टीवी कैमरे नहीं पहुंचे हैं। मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी इंसानी बस्ती में जिसे कुदरत के कहर ने मरघट में तब्दील कर दिया है। लेकिन उससे पहले चलते हैं काठमांडू से दक्षिण की तरफ, जहां पहुंची हैं मेरी सहयोगी पायल भुयन। पायल आपको बता रही हैं कि कैसे भूकंप ने पाटनपुर के ऐतिहासिक शहर को जमींदोज कर दिया। इस वक्त मैं नेपाल के पाटन शहर में मौजूद हूँ। काठमांडू वैली का ये सबसे पुराना शहर है। 16वीं शताब्दी में इस शहर को बसाया गया था। ये पाटन दरबार स्क्वायर, ये वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी है और शहर को जाना जाता है इसके आर्टवर्क्स के लिए, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स के लिए। और 16वीं शताब्दी में जब ये शहर बसा था तो ये बहुत ही खूबसूरत शहर हुआ करता था। लेकिन शनिवार को आए विनाशकारी भूकंप ने कितने लोगों की जान ले ली और क्या हालत, क्या मंजर यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस तरीके से तबाही मचाई है। तो ये पाटन शहर जो है, आज आप देखिए हमारी कैमरे के नजर से। काठमांडू से दक्षिण दिशा में कुछ ही किलोमीटर दूर भागमती नदी के किनारे बसे ललितपुर शहर के बीचों बीच है पाटन दरबार स्क्वायर। ये नेपाल की काठमांडू घाटी में स्थित उन तीनों दरबारों में है जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। बाकी 2 स्क्वायर काठमांडू और भक्तपुर स्क्वायर हैं। ये तीनों ही घाटी के 3 शाही शहरों में है। बेहद खूबसूरत, बेहद शानदार, अपने में कई शताब्दियों का इतिहास समेटे हुए। लेकिन ये सब अब इतिहास हो चुका है। 25 अप्रैल शनिवार को आए भूकंप में नेपाल के तीनों ही दरबार स्क्वायर बर्बाद हो चुके हैं। पाटन स्क्वायर मंदिर में खूबसूरत कृष्ण मंदिर है, गरुड़ की मूर्ति, भीमसेन मंदिर सभी क्षतिग्रस्त हो गए और अब तबाही की कहानी सुना रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक लोकल वॉलंटियर यहाँ पर मौजूद है। ये जो जगह है पाटन दरबार स्क्वायर, इसके बारे में कुछ बताइए। ये जगह मल्लक किंग्स के टाइम का है। हाँ। You know, it was like 100, 150, maybe even 200 years old. And most of the buildings are intact because you know like they were made in the past. ये बहुत पहले का है, so इसलिए ये खड़ा है। अगर ये रिनोवेशन किया होता और कुछ किया होता तो ये शायद ही खड़ा होता। किस तरीके की जगह है ये? It's a public place, like totally hangout place for everyone. पाटन शहर का ये कृष्णा टेम्पल है। कहा जाता है कि ये एक ही रॉक से बना, एक ही पत्थर से बना हुआ है। बहुत ही पुराना ये मंदिर है। अभी तक शनिवार को जो भूकंप आया इसको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आसपास की जो इमारतें हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। ये जो मलबा नहीं हटा है क्योंकि यहाँ पर अभी तक प्रशासन नहीं पहुँचा है। ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ के लोकल लोग हैं जो खुद से यहाँ पर आकर इस जगह की रखवाली करें, रात भर यहाँ रुकते हैं। इस शहर की और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, दर्द का वो मंजर दिखाएंगे जो अब भी लोगों को रह कर पीस दे रहा है। ये एक कल्चरल सेंटर है, इसके अंदर आपको लेके चलते हैं किस तरीके से यहाँ पर भी नुकसान हुआ है। ये क्या चीज़ है? ये आंगन देवता है, कुल एक कल्चर शॉर्ट नेम का लाखे का। ये एक गुथी प्रोग्राम होता है, वीक मंथली हम पूजा करते हैं इसमें। ये नाजुक अवस्था में जैसे अर्थक्वेक से
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पर एक रिलीफ कैंप है, इस रिलीफ कैंप के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ये वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है ललितपुर, और ललितपुर के पाटन शहर में हम इस वक्त मौजूद हैं। इस रिलीफ कैंप में जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर बात करते हैं कि लोग किस परेशानी में यहाँ पर है। नमस्ते, हम भारत से आए हैं। आप यहाँ पे रह रहे हैं, ये सरकार की तरफ से दिया हुआ है? ये सरकार से नहीं है, ये सरकार की तरफ से नहीं है। सरकार को कुछ कहना चाहिए? क्या करने से सरकारी गरीब है। सोनाकोटी गांव का ये मंजर आप देखिए। यहाँ पर हर दीवार, हर जो घर है, यहाँ पे हर दरवाजों पर ताले लगे हुए हैं। यूं ही इस तरह पूरे रास्ते हम चलते हुए आ रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे ताले लगे हुए। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो यही रहते हैं। आप लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे? डर लग रहा है उधर जाने के। डर लग रहा है? हाँ, क्यों? वो घर गिरने वाला है, इसलिए सबको डर लग रहा है। आपके कुछ अपने भी थे जो? हमारे घर तो ऊपर है, हम तो सब बाहर कैसा हुआ देखने के लिए आ रहे हैं। और सरकार की तरफ से अभी तक तो कुछ भी नहीं। भूकंप जा चुका है और उसके बाद का जो बात की जो समस्या है वो शुरू हो गई है। जैसा हम बात कर रहे थे, नीचे और भी गांव है ललितपुर में जहां तक सरकारी राहत नहीं पहुंचा है। भुखमरी की स्थिति आ गई है वहां पर और मेडिसिन की वहां पर जरूरत है। सैनिटेशन एक प्रॉब्लम हो गया है वहां पर। उस गांव में भी आपको लेकर चलते हैं। बुकमती कोइचा गांव की तस्वीरें बहुत ही भयावह है। ये गांव अपना शायद सब कुछ खो चुका है। सरकारी राहत यहाँ पर नहीं पहुंची है। ये जो लोग देख रहे हैं ना आप, ये लोग गांव वाले हैं जो अपने घर को, अपनी जिंदगी को किसी तरह संवारने की कोशिश करें, समेटने की कोशिश करें। जिंदगी भर का यहाँ पर इन्होंने ये बनाया था, लेकिन एक ही झटके ने, भूकंप के झटके ने इनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। रुकू और राजू यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। रुकू ने अपनी बेटी खोई है। रुकू और राजू सदमे में है, लेकिन सरकारी मदद की भी अपेक्षा जो है ये यहाँ पर दुखी है। रुकू के आंखों में हम आंसू यहाँ पर देख सकते हैं। रुकू हिंदी नहीं बोल पाएंगी, लेकिन हिंदी समझती जरूर हैं। रुकू ये आंसू सब कुछ बयां करते हैं जो रुकू कहना चाहती हैं। रुकू से हम उम्मीद करते हैं सब ठीक हो जाएगा। जनाब सबै काम गर्ने छोरी बितेपछि त मनमा त पिर भइहाल्छ नि। मम्मी भनेर बोलाएको मलाई सम्झना आउँछ। वो बोल रही है कि वो जब भूकंप आ रहा था तो तब वो उसके वहाँ की बेटी ने मम्मी कह के पुकारा था। वो आखिरी बार पुकारा था मम्मी कह के। वो उसको वहाँ को झलझली याद आ रही है। केही पनि आएको छैन, हामीलाई केही बस्ने केही छैन, बस्ने ठाउँ छैन, खाने छैन, बच्चा पनि खुस गयो, मेरो केही पनि छैन। अभी तक ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये आपने कहीं नहीं देखी होंगी, क्योंकि IBN 7 पहली बार यहाँ पर, IBN 7 ही पहला चैनल है जो यहाँ तक पहुँचा है। सरकारी राहत यहाँ पर नहीं मिली है, लोग परेशान हैं। आपने देखा कि किस कदर आंसू जो है वो सब कुछ यहाँ पर बयां करते हैं। मैं अपनी सहयोगी नेहा बिष्ट के साथ यहाँ पर ललितपुर गांव से आपको ये कहानियां दिखा रही थी। यहाँ पर प्रशासन की जरूरत है कि प्रशासन यहाँ पर आए। लोग यहाँ पर उनको बुला रहे हैं। सैनिटेशन की यहाँ पर प्रॉब्लम है, खाने को नहीं है, मेडिसिन नहीं है। यहाँ पर लोग जो हैं बहुत ही दिनों से परेशान यहाँ पर हमको नजर आए यहाँ पर लोग, लेकिन सब कुछ किसी न किसी तरीके से उम्मीद की आस अब भी बाकी है। जिंदगी यूं ही चलती जाएगी जब तक उम्मीद है। शायद इसीलिए ये सारे लोग यहाँ पर अपने घर को एक बार फिर से संवारने में लगे हुए हैं, लेकिन सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर प्रशासन है किधर। वीडियो जर्नलिस्ट नेहा बिष्ट के साथ पायल भुयन, IBN 7 काठमांडू। स्पेशल रिपोर्ट में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है।
अब मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे इलाके में जिसे भूकंप ने पूरी तरह मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। 25 शव उस गांव से बरामद हो चुके हैं, लेकिन 250 लोग, करीब 250 लोग लापता हैं और मलबे के भीतर उन्हीं 250 जिंदगियों की तलाश पिछले 4 दिनों से लगातार चल रही है। तो आइए चलते हैं आशंका और उम्मीद के बीच झूलते नेपाल के उसी साखू गांव में। काठमांडू और उसके आसपास शहरी इलाकों का जायजा लेने के बाद हमने तय किया कि हम तबाही और उसके बाद राहत और बचाव कार्यों का हाल जानने के लिए कुछ ग्रामीण इलाकों में जाएंगे। इस सिलसिले में हमने काठमांडू से करीब 25 किलोमीटर की दूर साखू इलाके में जाने का फैसला किया। वहां पहुंचते ही, गाड़ी से उतरते ही आसपास सेना के जवानों की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि ये मंजर अलग है। इन जवानों को शायद ये सूचना मिली थी कि अंदर कहीं मलबे में कोई शव दबा हो सकता है, इसलिए बचाव के लिए ये लोग उस तरफ जा रहे हैं। हमने भी इनके साथ जाने का फैसला किया। बचाव दल के साथ चलते चलते हम गांव के जिस हिस्से में पहुंचे उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। हर तरफ तबाही का आलम था। हर इमारत मलबे में तब्दील हो चुकी थी। लग रहा था कि जैसे कुदरत के कहर का सबसे ज्यादा असर इसी इलाके में हुआ हो। हमने आगे जाने का फैसला किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, तस्वीर और ज्यादा खौफनाक होती चली गई। तबाही का मंजर और ज्यादा डरावना होता चला गया। आखिर क्या हुआ होगा इस गांव के लोगों का? क्या कितनी तबाही यहां हुई है? ये सवाल हमारे दिमाग में कौंधने लगे। यहाँ पर एक बच्ची था 10 साल का, वो नीचे है, लेकिन उसका पता नहीं, इसलिए तो निकालने के लिए आया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 दिन बीत चुके हैं तूफान आए हुए, लेकिन अब भी इस इलाके में तमाम शव निकाले नहीं जा सके हैं। मैं इस वक्त जिस मलबे के ढेर पर खड़ा हूं, वहां पर मौजूद ये निशान, ये हैंगर, ये एक हसिया, ये दीवारों पर आमतौर पर टंगे होने वाले अखबार, ये मेरे पीछे एक ये अलमारी मुझे नजर आ रही है, ये एक रैक जिसके अंदर अब भी सड़ी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। जाहिर तौर पर ये किसी का घर, किसी का एक कमरा रहा होगा। मौके की नज़ाकत को समझते हुए नेपाल आर्मी के जवानों को अब ये चीन से आए एक बचाव दल ने भी इनके साथ देने का फैसला किया है। यहाँ हालत बेहद खराब है। चीन से आए ये बचाव दल के लोग शायद ये नेपाल आर्मी से ज़्यादा ट्रेंड हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। यू आर हियर विद नेपाल आर्मी। डू यू थिंक दैट द सिचुएशन इज वेरी बैड? Yes. There's a big earthquake, so I went just from China. I'm in Ram Yuning on rescue, so I think so many people. You are specially trained for the rescue operations for situations like this. You are specially trained for. The Army Chief expressed their appreciation for the very swift assistance that was rendered by India, which was done in consultation and coordination with the Nepali authorities. We've had some progress. I think my colleagues would each add to what I'm saying. Progress in terms of relief supplies going in, progress in terms of people we've got out. Yesterday I was asked this question, how many nationals of third countries were rescued? The updated figure we have is 170 nationals from 15 countries. Now this is by air. Now in addition, Home Secretary would tell you we have some numbers, in fact more numbers by the road route. 170 of 15 countries, 15 by air.
In terms of, we've been in touch with our embassy. I think many of you would know today the weather conditions again were very difficult in Kathmandu. The one additional 250 लोग, करीब 250 लोग लापता हैं और मलबे के भीतर उन्हीं 250 जिंदगियों की तलाश पिछले 4 दिनों से लगातार चल रही है। तो आइए चलते हैं आशंका और उम्मीद के बीच झूलते नेपाल के उसी साखू गांव में। काठमांडू और उसके आसपास शहरी इलाकों का जायजा लेने के बाद हमने तय किया कि हम तबाही और उसके बाद राहत और बचाव कार्यों का हाल जानने के लिए कुछ ग्रामीण इलाकों में जाएंगे। इस सिलसिले में हमने काठमांडू से करीब 25 किलोमीटर की दूर साखू इलाके में जाने का फैसला किया। वहां पहुंचते ही, गाड़ी से उतरते ही आसपास सेना के जवानों की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि ये मंजर अलग है। इन जवानों को शायद ये सूचना मिली थी कि अंदर कहीं मलबे में कोई शव दबा हो सकता है, इसलिए बचाव के लिए ये लोग उस तरफ जा रहे हैं। हमने भी इनके साथ जाने का फैसला किया। बचाव दल के साथ चलते चलते हम गांव के जिस हिस्से में पहुंचे उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। हर तरफ तबाही का आलम था। हर इमारत मलबे में तब्दील हो चुकी थी। लग रहा था कि जैसे कुदरत के कहर का सबसे ज्यादा असर इसी इलाके में हुआ हो। हमने आगे जाने का फैसला किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़े तस्वीर और ज्यादा खौफनाक होती चली गई। तबाही का मंजर और ज्यादा डरावना होता चला गया। आखिर क्या हुआ होगा इस गांव के लोगों का? क्या कितनी तबाही यहां हुई है? ये सवाल हमारे दिमाग में कौंधने लगे। यहाँ पर एक बच्ची था 10 साल का, वो नीचे है, लेकिन उसका पता नहीं, इसलिए तो निकालने के लिए आया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 दिन बीत चुके हैं तूफान आए हुए, लेकिन अब भी इस इलाके में तमाम शव निकाले नहीं जा सके हैं। मैं इस वक्त जिस मलबे के ढेर पर खड़ा हूं, वहां पर मौजूद ये निशान, ये हैंगर, ये एक हंसिया, ये दीवारों पर आमतौर पर टंगे होने वाले अखबार, ये मेरे पीछे एक ये अलमारी मुझे नजर आ रही है, ये एक रैक जिसके अंदर अब भी सड़ी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। जाहिर तौर पर ये किसी का घर, किसी का एक कमरा रहा होगा। मौके की नज़ाकत को समझते हुए नेपाल आर्मी के जवानों को अब ये चीन से आए एक बचाव दल ने भी इनके साथ देने का फैसला किया है। यहाँ हालत बेहद खराब है। चीन से आए ये बचाव दल के लोग शायद ये नेपाल आर्मी से ज़्यादा ट्रेंड हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। यू आर हियर विद नेपाल आर्मी। डू यू थिंक दैट द सिचुएशन इज वेरी बैड? Yes. There's a big earthquake, you know, so I went just from China. I'm in Ram Yuning rescue, so I think so many people. You are specially trained for the rescue operations for situations like this.